तो हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भोली। और भोली का बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, जैसे आजकल मतलब कभी कभार घर वाले बोल देते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई नॉर्मल सी चीज बोली जाए करने के लिए और आप वो भी ना कर पाओ, तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे ये तो भोला रह गया, ये तो भोली रह गई। होता है नहीं होता? यस सर, है ना? कि जैसे बहुत ही नॉर्मल सी, जैसे मान लो सिर्फ ब्रेड लाने के लिए भेजा कि जाके हाफ ब्रेड ले आ, ठीक है, और आप वो फटी हुई ले आए या फिर एक्सपायर्ड ले आए, ठीक है, तो घर वाले आके क्या बोलेंगे, अरे ये तो भोला ही रह गया, ये तो भोली रह गई, मतलब थोड़ा सा झाऊ रह गया, ठीक है ना? तो वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भोली जो है वो यूज किया गया है हमारी प्रोटैगनिस्ट के लिए, ठीक है, जिसका रियल नेम है सुलेखा, ठीक है। और सुलेखा जो है वो एक गर्ल है जो कि एक विलेज की फैमिली में पैदा हुई है। लेकिन विलेज की फैमिली सुनते ही हमारे मन में आता है कि बेचारे गरीब होंगे, फार्मर होंगे, नहीं, वो एक बहुत ही एफ्लुएंट लैंड ओनर के घर में पैदा हुई है, ठीक है। एफ्लुएंट लैंड ओनर मतलब बहुत अमीर है वो लोग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को। लेकिन हमारे को इस चैप्टर में ये पता लगेगा कि भोली जो है वो एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है। इसका कोई मीनिंग बताना चाहेगा मेरे को? यस सर, जैसे किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। वेरी गुड। स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड भी बोल सकते हैं, वेरी नाइस। डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड भी बोल सकते हैं, स्पेशल एबिलिटीज वाले चाइल्ड, लेग में प्रॉब्लम हो, आईज में बिल्कुल प्रॉब्लम। बिल्कुल। और ये जो डिफरेंटली एबल्ड है ये फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है, ठीक है। कोई थोड़ा सा जो है, जैसे तुम लोगों ने तारे जमीन पर देखी है, यस हाँ, तो जो उसमें जो दरशील सफारी था, जो ईशान अवस्थी था, सॉरी, वो एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड था, ठीक है, उसे डिसलेक्सिया था, तो उसे थोड़ा सा समझने में टाइम लगता था चीजें, ठीक है। या फिर वो पैटर्न्स अलग तरीके से बनाता था, जैसे हमारा माइंड फॉर्म करता है उससे अलग डिफरेंट तरीके से। उसी तरीके से जो सुलेखा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर में, मैं तुम्हें बताऊंगा पूरी कहानी। वो एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है और हमारे को जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ये पता लगेगा कि इस वजह से उसे कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, सोसाइटी में भी एज वेल एज अपनी खुद की फैमिली में भी, ठीक है। देखो, सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट करे, सोसाइटी तो है ही घटिया, ठीक है, बाहर की दुनिया है ही, तुम्हारे को परेशानी ही देगी हमेशा। लेकिन जब अपने घर वाले भी तुम्हें ऐसे ताने मारे, टोंट मारे तुम्हारी कमियों के लिए, तो वो एक बहुत ही दुखद चीज है, एक बहुत ही गलत चीज है, एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग चीज है, ठीक है। और यही हमारे को पता लगेगा और यहीं से हमारे पास इसका पहला थीम भी आता है। तो सब लोग अपनी नोटबुक्स में फर्स्ट थीम लिखो कि नोबडी नोबडी हैज द राइट, नोबडी हैज द राइट, RIGHT, right to treat a differently abled child, to treat a differently abled child in a wrong/bad way, ठीक है। Nobody has the right to treat a differently abled child in a wrong or bad way। लिख लिया? यस सर। एक और थीम लिखो इसके बाद, और वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही हमारे लिए मतलब तुम्हें समझना भी जरूरी है और चैप्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। अगला जो हमारे पास थीम है वो है नेगेटिव क्रिटिसिज्म का। देखो, क्रिटिसिज्म जो है वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने आप लोगों का टेस्ट चेक किया और मैंने ये बोला कि यार आप ये वाली गलती कर रहे हो, ये वाली गलती कर रहे हो, ऐसे मत करो, इसको ये ठीक कर लो, ये सेंटेंस सही फॉर्मेशन कर लो, आपका आंसर गलत है। ये मैं आपको एक तरीके से कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहा हूं ताकि कल को आप लोग ये गलतियां ना करो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी टोन एकदम चेंज कर दूं और ऐसे बोलूं, यार तुम्हारे तो कुछ बस की नहीं है, तुम्हारे को तो पढ़ाना ही बेकार है, तुम्हारे को मैंने पढ़ाना ही नहीं, तुम एकदम घटिया बच्चे हो, तुम्हारे ये है, तुम फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, तो वो क्या हो गया? नेगेटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है, किसी को डीमोटिवेट करना, ठीक है। और हम चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि सुलेखा को उसकी जो टीचर है, अब तुम कहोगे टीचर कहां से आ गई, अभी चैप्टर पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, ठीक है। उसकी जो टीचर है सिर्फ उसने कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया और उसको सही डायरेक्शन दी, बाकी सब ने, इवन उसके पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, बहनों ने, सोसाइटी ने, बाकी सब ने उसको नेगेटिव क्रिटिसिज्म शो किया, जिसकी वजह से
उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया एंड शी बिकेम एक्सेसिवली सेल्फ डाउटिंग। ठीक है, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। नेगेटिव क्रिटिसिज्म मेक्स अ पर्सन, नेगेटिव क्रिटिसिज्म मेक्स अ पर्सन full of fear, full of fear, comma, insecurities. Negative criticism makes a person full of fear, comma, insecurities and inferiority complex, inferiority complex, full stop। लिख लिया सबने? Yes, sir. हाँ, अब कोई Yes, मेरे sir. को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मीनिंग समझाएगा प्लीज? सर किसी को छोटा दिखाना, मतलब inferior feel करना, weak feel करना। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मान लो, और जितने भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस है ना इस दुनिया में, मोस्ट ऑफ देम आर फेक। ठीक है, और जो तुम लोगों की एज है उसमें तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं, पता है, क्योंकि जैसे प्यूबर्टी हिट कर रहे होते हैं और हार्मोन्स वगैरह, तो हम, और आजकल सोशल मीडिया काफी ज्यादा इफेक्ट है उस वजह से भी, तो कहीं ना कहीं हम सब ऐसे सोचते रहते हैं, यार काश मैं ऐसा होता, या काश मेरी बॉडी ऐसी होती, काश मेरे को चश्मा ना लगा होता, काश मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो ऐसा होता, उस तरीके से। तो हम कहीं ना कहीं बिना फालतू में दुनिया से खुद को इंफीरियर फील करते हैं कि काश मेरा वेट इतना होता, या ये ज्यादा होता, कम होता, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा ही सुलेखा को भी फील करवाया जाएगा स्टोरी में। ठीक है, जिस वजह से मतलब उसको इंफीरियर फील करवाया जाएगा काफी टाइम तक उसकी फैमिली के द्वारा, जिस वजह से उसके अंदर डेवलप हो जाएगा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उसे खुद ही विदाउट एनी रीजन ऐसा लगने लगेगा कि शी इज बिलो या फिर लेस देन अदर्स। ठीक है, ओके सर। चलो अगला जो हमारे पास थीम आता है वो भी लिख लो, वो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, वो इस चैप्टर में हमारे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट के रूप में नहीं दिखेगा, पर अब हम सारे थीम कंसीडर कर रहे हैं तो उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो भी हमारे को चैप्टर में देखने को हल्का सा मिलेगा कि फैमिली के अंदर जो है एक डिफरेंशिएट हो रहा है गर्ल्स और बॉयज के बीच में। ठीक है, तो अगला थीम है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। ठीक है, लिया सबने? यस Yes, सर। sir. हाँ, इसके बाद हम लोग चलेंगे इस चैप्टर का, जो मैं तुम लोगों को शायद लास्ट थीम लिखवाऊंगा, वो है, लिखो, लव एंड कंपैशन, लव एंड कंपैशन can turn an insecure child into a strong person। ठीक है, love and compassion can turn an insecure child into a strong person, full stop। ठीक है जी, ये लाइन क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो यहाँ तक तो बताओ। No, sir. ठीक है, तो अब अभी तो तुम लोगों को मैंने ये थीम लिखवा दिए हैं, थोड़ा बहुत मीनिंग समझा दिया, पर ये थीम हमारे अभी तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि ये थीम कैसे यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं इस कहानी में। ठीक है, पर बेसिक जो मेन आइडियाज है वो इन थीम्स के अंदर सारे कवर हो रहे हैं इस कहानी के। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करें स्टोरी? Yes. चलो, यस तो भोली सबसे पहले तो नाम आता है। ठीक है, भोली का तुम मीनिंग लिख सकते हो ब्रैकेट में सिंपलटन। ठीक है, सिंपलटन, सिंपलटन का क्या मतलब होता है? जो कि बहुत ही सिंपल हो, इनोसेंट हो, गलीबल हो। ठीक है, ये वर्ड्स भी सब लिख लेना सिनोनिम्स के लिए, इनोसेंट और गलीबल। ठीक है, और मेरे को तुम लोग वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ कि ये जो चीज होती है कि ये बहुत ही ज्यादा भोली है, ये है, इसके लिए हम नॉर्मल भाषा में एक एनिमल का एग्जाम्पल देते हैं। कौन सा एनिमल है वो बताओगे? सर सर गधा। नहीं, गधा नहीं, काओ, काओ। काओ।
ठीक है, जैसे घर वाले, अरे हमारी बेटी तो गाय है, गाय, इसको तो गाँव बोलते हैं। हाँ, गऊ, गऊ है ना। Yes. तो अब ये गऊ का क्या मतलब है कि ये बिल्कुल भी कनिंग नहीं है, तेज नहीं है, ठीक है, सीधी साधी है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये गऊ भी तुम लोगों को लिखना हो तो लिख लेना, तो तुम्हारे को थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ आएगा कि अच्छा ये टाइटल रखा क्यों गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दृष्टि, आपको समझ आ रहा है अभी तक? यस सर। चलो, तो हम लोग स्टोरी शुरू कर रहे हैं भोली। और भोली जो है उसके लिए जो मैं वर्ड यूज करूंगा वो ये है कि वो एक बहुत ही, मतलब जब वो पैदा हुई तो वो एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड थी, ठीक है। अनफॉर्चुनेट चाइल्ड किस वजह से? वो पैदा हुई, उसके पापा का नाम था रामलाल, ठीक है। और रामलाल जी जो है वो बहुत ही अमीर थे, ठीक है, ऐसे वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन भोली जो है वो 10 मंथ्स की एज में, जब बच्चा 10 महीने का होता है, मतलब काफी ही छोटी एज में, वो जो बच्चों का छोटा सा बेड होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं कॉट, COT, ठीक है। बच्चों का छोटा सा पालना कहते हैं जिसे हिंदी में, पता है तुम लोगों को? तो वो उससे गिर गई, ठीक है। 10 मंथ का बच्चा जो छोटा सा, वो उधर से गिर गई, इस वजह से उसके ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया, ठीक है। और वो थोड़ी सी स्लो लर्नर हो गई, इस वजह से हमने क्या बोला कि भोली जो है वो एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड हुई, कि चाहे वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुई, उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर 10 मंथ्स की उम्र में उसके साथ एक बहुत ही गलत इंसिडेंट हुआ, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिस वजह से some part of her brain got damaged, ठीक है, ठीक है। और इसी वजह से वो थोड़ी सी स्लो लर्नर हो गई और सब लोग उसे थोड़ा सा बैकवर्ड मानने लगे, ठीक है। कि जैसे जो चीजें लोग, बच्चे जो है 2 साल की उम्र में सीखते थे, वो उसे 4 साल की उम्र में समझ आ रही है, ऐसे छोटी छोटी घर की चीजें भी जो है उसे करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। इस वजह से शुरू से ही उसे थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये तो एक इंसिडेंट हुआ। अब सेकंड इंसिडेंट जो उसके साथ गलत हुआ वो क्या था कि जब वो 2 इयर्स की थी, ठीक है, पहले जब वो पैदा हुई तो उसका नाम रखा गया सुलेखा, ठीक है। और वो दिखने में अच्छी थी, नॉर्मल थी, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, क्यूट प्यारे एकदम अच्छे। लेकिन 2 साल की उम्र में उसके साथ तो एक और गलत चीज हुई, और वो था कि उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। अब स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, काफी सारे बच्चों को हो जाता है, लेकिन उसका जो स्मॉल पॉक्स था वो थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया। और क्रॉनिक होने की वजह से क्या हो गया कि वो जो दाग थे ना, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, तुम्हें पता है बॉडी पे दाग दाग हो जाते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, तो वो दाग चले भी जाते हैं, रेड रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, यस सर। हाँ। लेकिन उसकी बॉडी से वो पॉक मार्क्स गए नहीं, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे दाग दाग दाने दाने हो गए, एंड दे नेवर वेंट अवे, ठीक है। तो उसकी बॉडी जो है, जो उसकी स्किन जो है, वो थोड़ी सी दिखने में, जो कह सकते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा प्लेजेंट नहीं रही, ठीक है। अब ये भी एक और अनफॉर्चुनेट चीज हो गई उसकी लाइफ में उसके साथ, और दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, है ना। यस सर। हाँ, और हम ये कह सकते हैं कि इसी वजह से हर होल बॉडी वाज डिसफिगर्ड, ठीक है। ये बात लिख लो कि उसकी पूरी जो बॉडी थी वो डिसफिगर्ड हो गई, मतलब दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही, ठीक है। यस सर। अब देखो एक और चीज उसके साथ गलत हुई। अब समझ आया मैं उसे अनफॉर्चुनेट क्यों कह रहा था। एक और चीज उसके साथ क्या गलत हुई कि जब वो 5 साल की हुई तो उसने बोलना शुरू किया, और जब वो बोलती थी तो वो स्टैमर करती थी बेचारी। स्टैमर करने का मतलब होता है अटक अटक के बोलना, यस सर। ठीक है, हकलाना, हतलाना सर। वेरी गुड, ठीक है। तो इसी वजह से जो उसके आसपास के बच्चे थे, जो उसके साथ खेलने वाले बच्चे थे, वो भी उससे थोड़ा दूर दूर रहते थे, कोई बहुत ज्यादा उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, उसके फ्रेंड्स भी और ये सब, क्योंकि वो सब उसे, एक तो वो थोड़ी स्लो थी, ठीक है, तो वो थोड़ी सी
मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो बाकी बच्चों जितनी उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उतनी इंटेलिजेंट नहीं थी, तो उसकी बातें जो हैं वो थोड़ी सी अलग होती थी। ठीक है, नेक्स्ट उसकी पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स थे, डिसफिगर्ड थी, इस वजह से भी लोग उससे दूर दूर रहते थे। थर्ड, जब वो बोलती थी तो वो स्टैमर करती थी, तो उसके बाकी जो आसपास के बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस वजह से और वो काफी ज्यादा जो है डिस्करेज हो चुकी थी लाइफ से बहुत ही छोटी उम्र में, और बिल्कुल भी मोटिवेशन का कोई सोर्स नहीं था उसकी लाइफ में, कोई भी रे ऑफ होप नहीं थी, और वो बंध गई थी अपने घर में, और उसको इवन अपने घर में भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रामलाल है उसकी वो 7th बच्ची थी। ठीक है, उसके 7 बच्चे थे, जिसमें से 3 लड़के थे, ये भी बात लिख लेना, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। अब जो तीनों लड़के थे वो आगे पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, वट जहां से हमारे को डिस्क्रिमिनेशन वाला थीम मिलता है, लेकिन जो लड़कियां थी उनकी फैमिली में ऐसा माना जाता है कि लड़कियों का तो बस इतना सा काम है कि थोड़ा सा वो जवान हो, और थोड़ा सा जवान हो मतलब सिटी जैसा नहीं कि मतलब 15-16 साल की हो और उनकी जल्दी जल्दी शादी वादी करवा के उन्हें भेज दिया जाए। ठीक है, उनको पढ़ाई वढ़ाई का एज सच कोई वो नहीं था। ठीक है, तो उसकी जो बड़ी वाली बहनें थी, ठीक है, सबसे बड़ी बहन थी राधा, ठीक है, नेक्स्ट थी मंगला, और उसके बाद थी एक राधा थी, एक मंगला थी, उसके बाद थी चंपा, और उसके बाद खुद थी सुलेखा यानी कि भोली। ठीक है, ये तीनों नाम लिख लेना। राधा जो थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, ठीक है, और वो भी दिखने में नॉर्मल सही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी घर वालों को भी, क्योंकि वो अमीर भी थे, तो उनको ऐसा नहीं है कोई डाउरी वाउरी देने में प्रॉब्लम थी एज सच। मंगला भी, वो भी दिखने में ठीक थी, चंपा भी दिखने में ठीक थी, और लेकिन जो सुलेखा है वो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो दिखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से वो अपने घर में भी उसे काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहनी पड़ती थी, और उसके जो मम्मी पापा थे वो भी बाकी अपने बच्चों के लिए इतने टेंस्ड नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई पैसे तो हमारे पास हैं ही, कुछ ना कुछ इनको कुछ ना कुछ तो करवाई देंगे लड़कों को भी, और लड़कियों की तो शादी हो ही जाएगी। ठीक है, लेकिन उनको उसके मम्मी पापा को सबसे ज्यादा टेंशन थी कि इससे कौन शादी करेगा। ठीक है, और इसी वजह से उसकी मम्मी भी जो है वो उसे कई बार क्रिटिसाइज किया करती थी कि तेरे पास तो ना गुड लुक्स है ना ही इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो तेरे को तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ये वो। तो ओवरऑल उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो काफी ज्यादा बुरा था। ठीक है, और वो भी एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग था। ठीक है, डार्क था, बिल्कुल भी एनकरेजमेंट नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि भोली की लाइफ जो है वो बहुत ही डल है। ठीक है, लेकिन अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि उनकी जो विलेज है वहां पर फर्स्ट टाइम स्कूल ओपन किया जाता है। ठीक है, और स्कूल ओपन करने के लिए वहां पर एक स्पेशल गेस्ट आता है जो कि है तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार का होता है, कोई बताएगा मेरे को? जो विलेज का रेवेन्यू ऑफिसर होता है ना उसे कहते हैं तहसीलदार। सर मनी लेंडर कह सकते हैं? नहीं, मनी लेंडर तो उसके पापा खुद थे। ठीक है, मनी लेंडर होता है लैंड ओनर जो कि औरों को जो है ब्याज पे पैसे देते हैं, वो नहीं। ओके सर। ठीक है, तहसीलदार वहां पे आया। तहसीलदार जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो वो वहां पे आया और उसने स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए उसे बुलाया गया था। तो वहां पे जब वो आया तो रामलाल जो है वो वहां का एक वो भी जाना माना था, वो भी ऐसे लैंड ओनर टाइप का इंसान था। तो जब वो वहां पे रामलाल से मिलता है तो वो कहता है कि अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना। ठीक है, वो उसे कहता है कि क्योंकि तुम भेजोगे, तुम इस गाँव के अमीर आदमी हो, तुम भेजोगे तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि हमें भी अपनी लड़कियों को भेजना चाहिए। ठीक है, तो रामलाल जो है वो जाके अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है कि मेरे को तहसीलदार साहब ने बोला है कि हमारे को अपनी बच्चियों को जो है भेजना चाहिए स्कूल में। तो उसकी मम्मी जो है वो यहाँ पर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन दिखाती है और वो कहती है कि भाई बाकी 3 लड़कियों को तो नहीं भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी तो शादी वैसे ही हो जाएगी, और वो वैसे भी जो है अगर वो पढ़ लिख लेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है पुराने लोगों की, और पुराने भी स्पेशली रूरल एरियाज वाले लोगों की थिंकिंग का, कि अगर उनकी बेटी पढ़ लिख लेगी ज्यादा तो उनसे शादी कौन करेगा। क्योंकि पहले ये माना जाता था कि अगर जो पढ़ लिख ली वो तो फिर उसके अंदर तर्क वितर्क करने की लॉजिकल एबिलिटी आ जाएगी, तो वो हर बात में हो सकता है चिक चिक करे।
ठीक है, तो वो लोग कहते थे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, बल्कि हमारे को तो अनपढ़ गवार चाहिए जो बस खाना वाना बना ले और हम जो कहे मान जाए। ठीक है, तो उसकी मम्मी एक बहुत ही अजीब सा लॉजिक देती है, और ये क्वेश्चन भी आएगा, मैंने नोट्स में भी डाला हुआ है। ठीक है, कि उसकी मम्मी कहती है कि भाई ना ना, हम नहीं भेजेंगे अपनी बच्चियों को स्कूल में, क्योंकि अगर हमने उन्हें स्कूल में पढ़ा दिया तो उनसे शादी कौन करेगा। ठीक है, लेकिन फिर उसकी मम्मी कहती है कि चलो भोली को भेज दो, क्योंकि इसकी शादी होना तो वैसे भी मुश्किल ही लग रहा है हमें, तो भोली को भेज के देख लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो अगले दिन भोली को चंपा के पुराने कपड़े दिए जाते हैं, जो कि व्हाइट वगैरह कलर के होते हैं, चंपा के पुराने कपड़े। और फाइनली भोली जो है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि यार ये मेरे को तैयार करके, मेरे बालों में तेल लगा के, एकदम ऐसे मेरे को बाबू बच्चा बना के कहाँ लेके जा रहे हैं, कहीं मेरे को छोड़ने तो नहीं जा रहे घर से, मतलब निकाल तो नहीं रहे, वो ऐसा सोच रही होती है। ठीक है, लेकिन फाइनली जब वो स्कूल पहुंचती है, रोते पिटते वो अपने पापा के साथ जाती है। जब वो वहां पे पहुंचती है तो वो देखती है कि उसी की एज की काफी सारी बच्चियां और भी हैं क्लासरूम में, तो उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, उसे लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। पहले जब वो पहुंचते हैं तो उसे पता लगता है कि मेरे को अनाथ आश्रम नहीं छोड़ के आ रहे, बल्कि एक स्कूल है, वहां पे और भी बच्चियां हैं जो पढ़ रहे हैं वहां पर। और उसे वहां का एटमॉस्फेयर घर से थोड़ा सा बेटर लगता है। क्यों लगता है उसको हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वहां पे एक एक करके जो उनकी क्लास टीचर होती है वो उनसे सबसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है, मतलब अपना नाम बताने के लिए कहती है। तो जैसा कि हमें पता है कि भोली जो है वो हल्का बहुत स्टैमर करती है, तो और वहां पे काफी सारे बच्चे भी हैं, तो वो ऐसे बोलती है भ भ भ भ भ भ भोली, ऐसे बोलती है। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वो एग्जैक्टली ऐसे सही बोलती है। और उसकी टीचर जो है, फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि कोई उसे डिस्करेज नहीं करता, बल्कि उसकी टीचर उसके ऐसे पैट करती है उसे और बोलती है ठीक है वेरी गुड। तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और ऐसा लगता है कि यार ये जगह तो घर से अच्छी है। ठीक है, फिर वो वहां पर एक बुक देखती है, और वो बुक होती है जैसे हम बचपन में बुक्स देखते हैं ना, जिसमें फोटो बनी होती है, जैसे ऊपर फ्लावर बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है फ्लावर, और फिर बॉल बनी हुई है नीचे लिखा हुआ है बॉल, मतलब बच्चों की अल्फाबेट वाली बुक होती है, वो उसे देखती है। और जब वो ऐसे ऐसे उसे के पन्ने पलट रही होती है तो वो काफी फैसिनेट होकर उस बुक को देख रही होती है, तो पीछे से उसकी टीचर आती है कि तुम चिंता मत करो, विद इन 1 और 2 मंथ्स तुम ये सब पढ़ पाओगी, मतलब अगर तुम रेगुलर स्कूल आती रहोगी तो मैं तुम लोगों को ये सब पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। तो इस वजह से उसे और भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और फाइनली जब वो वापस जा रहे होते हैं, छुट्टी का टाइम होता है, तो उसकी टीचर उससे पूछती है कि कल भी आओगे ना बेटा, मतलब कल भी आओगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आ जाए और फिर आओगे ही नहीं। तो वो फिर से स्टैमर करते हुए बोलती है यस। ठीक है, ओके सर। तो पहली बार उसकी लाइफ में, हालांकि उसकी टीचर ने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी है, पर फर्स्ट टाइम उसको किसी ने लव और कंपैशन शो किया है, उसको छोटा फील नहीं करवाया, उसको बेकार फील नहीं करवाया। ठीक है, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर हर। ठीक है, क्योंकि आज तक उसके घर वालों ने, उसके भाई बहन ने, सोसाइटी ने हमें दिखाया रहे इससे कौन शादी करेगा, ये तो बेकार है, ये तो बदसूरत है, ये है वो है। पर फर्स्ट टाइम उसको किसी ने अच्छा फील करवाया। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट बन गया स्कूल जाने में और वो रेगुलर स्कूल जाने लगी। ठीक है, तो इससे हमारे को टीचर के बारे में पता लगता है, जिसका मैं करेक्टर स्केच तुम्हें लिखा भी दूंगा, कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी। ठीक है, यस सर। अब देखो भोली जो है वो अब रेगुलर स्कूल जाने लगी, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई, और अब कट टू वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मतलब 15-16 साल की हो गई है, और अब उसके घर वालों को लग रहा है कि यार अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करनी है, बाकी इसकी बड़ी बहनों की तो शादी हो गई है, लेकिन वो फिर से इसी चिंता में है कि इससे कौन शादी करेगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंस में भी थोड़ी सी कम है, हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, अपनी बाकी बहनों से तो समझदार हो ही गई होगी स्लो होने के बावजूद, पर और दिखने में भी सुंदर नहीं है। तो फाइनली उसके पापा उसके लिए एक रिश्ता ढूंढ के लाते हैं, और तुम देखना कि उसके पापा और मम्मी जो है वो कितने ज्यादा मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्यार नहीं करते ढंग से अपनी लड़की से, कि वो कैसा सा रिश्ता लेके आए हैं। और रिश्ता सुनो, वो एक 50 या 55 साल का आदमी है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैरिड है, उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, बस उसके घर वालों ने, उसके पापा ने ये रिश्ता इस वजह से फिक्स किया क्योंकि उसकी बढ़िया चलती हुई कपड़े की दुकान है। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारी बेटी से तो वैसी कोई शादी नहीं करेगा, कोई बात नहीं, क्यों ना हम एक ऑलरेडी शादीशुदा इंसान से इसकी शादी करवा दे, कम से कम भूखी तो नहीं मरेगी क्योंकि वो रिच है। तो तुम्हें क्या लगता है इस आइडिया के बारे में? सर बेकार आइडिया। ठीक
ठीक है। इससे हमारे को ये पता लगता है कि वो उसके घर वाले कितने ज्यादा फेड अप है अपनी बेटी से, वो बस उससे छुटकारा चाहते हैं। उसके आगे क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो उसे मतलब बुरे तरीके से रखेगा, उसे गंदा ट्रीट करेगा, कुछ भी करेगा, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें बस एक ये मिल रहा है कि चलो यार बेटी निकल रही है, निकालो। ठीक है, इस तरीके का ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, और जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं उसका नाम है बिशंबर नाथ। बिशंबर नाथ, जो कि एक 50-55 साल का बुढ़ा आदमी है, और उससे वो अपनी छोटी सी, ठीक है, मतलब लीगल एज से भी छोटी लड़की की शादी कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी मैरिड भी है, बस जस्ट बिकॉज उसकी एक अच्छी चली हुई दुकान है। ठीक है, और वो ये सोच रहे हैं कि चलो कोई ना, निकालो। ठीक है, तो फाइनली बिशंबर नाथ के साथ उसकी शादी फिक्स हो जाती है। भोली से तो कुछ पूछा वगैरह नहीं जाता, और उसका कोई से भी नहीं है इसमें, जो उसके मम्मी पापा कहेंगे वो करना पड़ेगा। और फाइनली शादी का दिन होता है। बिशंबर नाथ जो है वो एक बहुत ही बड़ी बारात लेके एकदम खुशी से मेरी शादी हो रही है ऐसे अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचता है। और जैसे ही वो वरमाला डालने वाला होता है, गार्लैंड डालने वाला होता है उसके ऊपर, और मतलब गार्लैंड डालने के बाद ऐसा बोला जाता है ना शादी हो गई है वो, तो उससे पहले वो उसका घूंघट उठा के उसका चेहरा देख लेता है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे बिना चेहरे देखे भी हो जाती थी शादियां, तो मतलब अब वो उसका घूंघट उठा के उसका चेहरा देखता है, तो उसी टाइम वो देखता है कि उसके पूरे फेस पे पोक मार्क्स हैं, वही जो उसके बचपन से है। तो उसी टाइम वो वरमाला एकदम से रोक लेता है डालते डालते, और वहां पे शोर मचा देता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं नहीं कर रहा तुम्हारी बेटी से शादी, ये तो इसकी थी, ये तो बदसूरत है, ये है वो है। तो उसी टाइम जो रामलाल है यानी कि भोली के पापा, वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये था, उनको ये था कि अगर मान लो बड़ी मुश्किल से तो इसका एक रिश्ता सेट हुआ है, ठीक है, अगर ये वाला रिश्ता भी टूट गया तो फिर इससे तो कोई पूरे गांव में ये बदनाम हो जाएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा, ये वो जो भी प्रिमिटिव थिंकिंग वाली चीजें हैं वो सारी करते हैं। तो फाइनली वो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, और कहते हैं प्लीज आप हमारी बेटी से शादी कर लो। तो वो जो बिशंबर नाथ है, अब तुम्हें पता लगेगा कि वो कितना घटिया आदमी है। वो ये बोलेगा ठीक है, चाहे तुम्हारी बेटी बदसूरत है, मैं इससे शादी कर लूंगा, लेकिन मेरे को 5,000 रुपए डाउरी चाहिए। 5,000 रुपीज जो है वो मेरे को दहेज दे दो, और मैं इससे शादी कर लूंगा। तो अब वो फाइनल 5,000 बहुत ज्यादा होता था। वेरी गुड, वेरी गुड। उस टाइम पे 5,000 रुपए वॉज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो उसके पापा जो है वो एकदम से 5,000 का तो जुगाड़, वो कहते हैं अभी मैं एकदम से कैसे करूं 5,000 का जुगाड़। तो वो अपनी पगड़ी उतार के, पगड़ी मतलब वो जो शादी के टाइम तुमने देखा होगा वो पहनते हैं, वो उतार के उसके पैरों पे रख देते हैं, जो कि गांव वगैरह के उसके अकॉर्डिंग बहुत ही एक डेरोगेटरी चीज है। ठीक है, कि तुम मतलब पगड़ी उछाल देना किसी को, मतलब अपनी पूरी इज्जत उसके पैरों पे रख देते हैं। और वो तब भी स्टबर्न रहता है और कहता है कि नहीं 5,000 रुपए लाओ, वरना मैं नहीं कर रहा तुम्हारी बेटी से शादी। तो फाइनली उसके पापा कहीं ना कहीं से मांग मूंग के 5,000 रुपए लाते हैं। और फाइनली जब वो उसे गार्लैंड पहनाने जा रहा होता है, उसी समय भोली ने भी ये सब अपनी आंखों के सामने देखा होता है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उस गार्लैंड को पकड़ती है जो वो उस पे पहनाने जा रहा होता है, उसे पकड़ती है, और उसी समय वही जो सामने वहां जो हवन ववन चल रहा होता है उसमें फेंक देती है। और फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में बिना स्टैमर करे एक 2-3 लाइंस बोलती है, एक छोटी सी मिनी स्पीच देती है, और वो ये बोलती है कि मैं इस बुड्ढे घूसट हरामी के साथ शादी नहीं करूंगी मम्मी पापा, जो करना है कर लो। और उसके मम्मी पापा हैरान, वो कह रहे हैं अरे इसे क्या हो गया, एक तो बिना स्टैमर करे बोल रही है और ये क्या बोले जा रही है। क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों का इतना ओपन होके अपनी फीलिंग्स को बयां करना, ये माना जाता था कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये ऐसे इतनी जोर से बोल रही है सबके सामने। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा उसकी मम्मी बोलने लग जाती है कि अरे तू क्या कर रही है, क्या कर रही है, इतनी मुश्किल से तो तेरी शादी सेट हो रही है, और ये तू ऐसे कर रही है। वो कह रही है मैं नहीं करूंगी शादी इससे, और ये तो सिर्फ पैसे के लिए मेरे से शादी कर रहा है, ये वो। और वो पूरा उसे सुनाती है। तो ये सब सुन के जो बिशंबर नाथ है वो ऑलरेडी उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, और वो कहता है कि यार ये कैसे बोल रही है। तो वो बारात लेके चला जाता है। तो फाइनली जो रामलाल है और उसकी मम्मी है वो इस समय काफी परेशान होते हैं कि यार बेटी तूने क्या किया, ये है ना, इतनी मुश्किल से तेरी शादी सेट हुई थी, अब तेरे से कौन शादी करेगा, वो उससे पूछते हैं। तो वो कहती है मेरे को शादी करनी ही नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं, जैसे मेरी स्कूल की टीचर है मैं भी उन्हीं की तरह पढ़ लिख के बनूंगी, और मेरे को शादी करनी नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूंगी, आप दोनों का बुढ़ापे में ख्याल रखूंगी, और अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी वादी ये फालतू के झमेले। ठीक है, और उसके घर वाले कहते हैं यार इसे क्या हो गया, एक तो मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया इसमें। और यही सारी चीज में
मतलब उस शादी में इनवाइटेड होती है उसकी टीचर भी, और टीचर साइड में खड़े होकर देख रही होती है और वो एक स्माइल करती है, और उस स्माइल की सिग्निफिकेंस ये है कि वो टीचर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही है इस मूवमेंट पे अपने ऊपर कि उसने फाइनली उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसकी थिंकिंग को चेंज कर दिया, उसके अंदर एक फ्यूल डाल दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस का। ठीक है, तो मतलब उसका जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया थ्रू एजुकेशन, थ्रू लव, थ्रू कंपैशन। ठीक है, और यहीं पे हमारी कहानी खत्म होती है। ओके सर। ठीक है, तो कैसी लगी तुम लोगों को? अच्छी है ना काफी कहानी तो? अच्छी है सर। यस सर, अच्छी Yes, है। yes, sir. है ना? अच्छी है और तुम्हारे को डिसीजन कैसा लगा लास्ट में उसका, भोली का? सर। Sir, अच्छा अच्छा. सर, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन था भाई। ठीक है, और अब देखो यहाँ पर एक और चीज तुम्हारे को जो नोट करनी है वो ये है कि जो टाइटल है, ठीक है, वो एक आयरॉनिकल टाइटल है। ठीक है, क्योंकि क्या देखो, पूरी स्टोरी में हमें बताया कि पूरी जिंदगी उसने एक भोला जीवन जिया, एक इनोसेंट जीवन जिया, क्योंकि उसके साथ एक गलत चीज हो गई थी उसके बचपन में, एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गई थी, पोक मार्क्स आ गए थे, ये सारी चीजें। पर फाइनल इंसिडेंट हुआ, क्या वो भोलेपन वाला था? नो सर। नहीं, वो तो Sir. एक इंटेलिजेंट डिसीजन था। ठीक है, तो इसी वजह से जो टाइटल है वो आयरॉनिकल है कि वो भोली नहीं रही। भोली पैदा हुई थी जब उसके साथ एक्सीडेंट वगैरह हुए थे, पर अब वो भोली नहीं है। ठीक है, नाउ शी हैज बिकम मच मोर मैच्योर देन हर सिस्टर्स। ठीक है, जो उसकी सिस्टर्स हैं, जो पहले बहुत अकड़ मारा करती थी कि हम सुंदर हैं, हमारी तो शादी हो गई है, वो उनसे काफी ज्यादा मैच्योर है, वो उनसे काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, वो उनसे काफी ज्यादा समझदार है, वो उनसे काफी ज्यादा वाइज है वो। ठीक है, यस सर। तो जो टाइटल है वो आयरॉनिकल है। ठीक है, और यही चैप्टर है, मेरे को काफी अच्छा लगता है, उम्मीद है तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और जो इसका लिखने का तरीका है उसमें Yes, काफी sir. ज्यादा, जब हम रीड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उसमें काफी ज्यादा इंडियननेस है। ठीक है, जो लिखने का स्टाइल है वो काफी इंडियननेस वाला स्टाइल है। जैसे हमारे को वर्ड्स देखने को मिलेंगे जैसे बारात। ठीक है, बारात जो है वो कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, वो एकदम देसी वर्ड है ना। और भी हमारे को ऐसे वर्ड देखने को, इवन जो नाम है चैप्टर का, जैसे कैरेक्टर्स के, जैसे रामलाल, भोली, बिशंबर नाथ, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेटेड है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये वाला चैप्टर पढ़ने में हमें मजा भी आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे जो हम डायलॉग्स होंगे, उनकी जो टोन होगी, जब हम उसे रीड करेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जैसे उसकी बहनें जो हैं, जब इसका रिश्ता सेट हो जाएगा ना एक अमीर घर में, तो इसकी जो बहनें हैं वो इतने ज्यादा इमेच्योर हैं, वो ये सोच रही हैं कि मतलब वो इससे जेलस हो जाती हैं कि इवन दो वो एक बुढ़े आदमी से शादी कर रही है पर यार अमीर तो है, तो वो इस बात पे उससे जेलस भी होने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो जब हम चैप्टर रीड करेंगे मैं तुम्हारे को अंडरलाइन वगैरह करवाऊंगा। बाकी आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी आज मैं तुम लोगों को एक समरी भेजूंगा, उसे प्लीज अगली क्लास में रीड करके आना। ठीक है, ओके सर। हाँ, ओके सर। चलो जी, किसी को कोई Okay, डाउट है तो sir. पूछो। No, sir. नो सर। चलो, तो अब हम अगली क्लास में मिलते हैं, और किसी को अगर टेस्ट अभी भी करके भेजना हो तो भेज देना, मेरे पास टाइम हुआ तो आई विल श्योरली चेक एंड टेल योर प्रॉब्लम्स और जो भी मिस्टेक्स। ठीक है, चलो, ओके, बाय। बाय।